नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अजीब दोराहे पर खड़ी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद की जमातें पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर इत्तेहाद बनाकर सियासी जद्दोजहद कर रही हैं। सिविलियन बालादस्ती का नारा मस्ताना बुलंद किया जा रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत गिराना चाहता है, इस्तीफे देना चाहता है, क्योंकि PDM क़यादत मौजूदा हुकूमत को गैर जमहूरी और अस्करी क़यादत को मौजूदा हुकूमत की पुश्त पनाह समझती है। PDM की क़यादत न सिर्फ हुकूमत को गिराना चाहती है बल्कि उनके सहूलतकारों को भी निकाल बाहर करना चाहती है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जनवरी के आखिरी हफ्ते से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। हम इस हुकूमत को न आवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आईनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं, और अब भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफ़िज़ नहीं हुई है। जब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज़ हुकूमत की मुहाफ़िज़ बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। दूसरी जानिब बंद गली में जाती सियासत को लगाम डालने के लिए हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा, लेकिन सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत की जानिब से एक कदम पीछे हटने की तजवीज़ सिर्फ TV प्रोग्रामों तक महदूद नहीं। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल ने इंकशाफ किया है कि 24 घंटे के दौरान वफाकी हुकूमत के 1 से ज़्यादा अरकान ने राब्ते किए हैं, मगर अपोजिशन किसी सूरत हाल हुकूमत पर एतमाद के लिए तैयार नहीं है। इन राब्तों से मुतालिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ट्विटर अकाउंट पर वजाहत देते हुए कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई राब्ते नहीं किए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी समझते हैं हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं कि इन इदारों से बात होगी जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं। लगभग यही बात मरियम नवाज भी कर चुकी। तो जाली इंसान वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, उसको मैं वज़ीर आज़म नहीं मानती, क्योंकि वो तौहीन है उस मनसब की भी। इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी एक कदम पीछे हटने की बात कर रहे हैं। अपोजिशन इस्तीफे देने का ऐलान कर चुकी है। अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। अपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है मगर मुख्तदर हलकों से। मौलाना फजलुर रहमान अस्करी क़यादत को मौजूदा हुकूमत का मुहाफ़िज़ समझते हैं। बिलावल हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने की बात कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में मज़ीद सवाल जन्म लेते हैं। अगर बात इदारों से की जाएगी तो हुकूमत से नहीं की जाएगी तो इदारे के जिम्मेदारान को क्या कहा जाएगा? क्या इदारे के सरबराहान को घर जाने का कहा जाएगा? अगर कहा जाएगा तो किस हैसियत में? क्या इदारे के सरबराह को कहा जाएगा कि मौजूदा सेटअप को ख़त्म कर दें? वो मौजूदा सेटअप को ख़त्म कर सकते हैं क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? किस आइन के तहत कर सकते हैं? इससे कबल इमरान खान ये इंदिया दे चुके हैं कि अगर उनसे किसने इस्तीफा मांगा तो वह इस्तीफा मांगने वाले को घर भेज देंगे। इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे ये बताइएगा, ये बात इमरान खान साहब ने भी की कि नेशनल डायलॉग के लिए तैयार है मगर पार्लियामेंट उसका बेहतरीन फोरम है। आप भी कहते हैं हमें करना है नेशनल डायलॉग, मगर ना इमरान खान से ना हुकूमत से, हम करेंगे उन इदारों से जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं। तो सर, ये कौन सा आइन आपको इजाजत देगा कि वो इदारा आपके साथ एंगेज हो, और वो फिर इदारा आपको क्या गारंटी दे सकता है? अगर वो दे भी दे तो उस गारंटी की आईनी हैसियत क्या होगी? देखिए, मैं आपके सामने 2 चीजें रखूंगा। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूं तो साथ में ये भी कहते हैं कि ये लोग मुझसे NRO मांग रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये बन पाती है कि अगर हम अगर इनसे बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम NRO मांग रहे हैं, और हमें तो NRO नहीं चाहिए। इस वजह से हम NRO में से R निकाल देते हैं और कहते हैं कि हमारा जवाब है नो। अगर इमरान खान साहब जेन्युइनली बात करना चाहते हैं, या चाहते हों, या कभी भी चाहते थे, या कभी भी चाहें, तो उनको पहले हल्फ लेना होगा। उनको ये हल्फ लेना होगा कि वो हमसे किसी कमरे में बुला के ग्रैंड डायलॉग या मुज़ाकरात की बात करते हुए
बाहर 4 वुज़रा को अनलीश नहीं कर देंगे कि वो बाहर एनआरओ के नारे मारना शुरू कर देंगे। 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारी पोजीशन इतनी डिफेंसिव हो जाती, जब कोई आपको कहे कि आप अंदर एनआरओ मांग रहे थे, तो हम क्या कहें? हम नहीं मांग रहे थे। तो फिर शाम का थिएटर लग जाता है कि नहीं जी आप तो मांग रहे थे, आप तो गए ही उधर एनआरओ लेने थे। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसके अंदर इंजेन्युइटी नहीं डिसइंजेन्युअस है वो बात कर रहे हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, आज तक जितनी भी गुफ्तगू उनके साथ हुई है, पार्लिमान 2-3 फोरम होते हैं ना, पहला पार्लिमान है, जैसे कि अब खान साहब को याद आया, पार्लिमान का तो जो हाल कर दिया इमरान खान साहब ने वो आपने देख ही लिया। आपने देखा कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में उन्होंने क्या किया। अच्छा नहीं मलिक साहब, मुझे एक बात बताइएगा सर, वो मुझे मिसाल समझ आ गई है सर आपकी, लेकिन फर्ज करें मान लेते हैं कि आपकी ही बात ठीक कर आप जाते हैं और वो कहते हैं जी एनआरओ मांगते हैं, मगर क्या ये तरीका दुरुस्त है कि आप कहें जनाब फिर आपसे नहीं किसी और से बात होगी? नहीं, इतने भोले अब हम नहीं रहे यार। सिर्फ एक सेकंड दीजिए। जो वजीर आजम ये समझता हो कि यू टर्न लेना जो है, अगर हिटलर को लेना आता तो बड़ा लीगल बन जाता, उसके बाद वही तो चलिए ठीक है, मान लिया सर, ये बात मान लिया आपकी, लेकिन अगेन आप ये कह रहे हैं कि अगर हम मुखातिब होते हैं वजीर आजम से और पार्लियामेंट का फोरम यूज करते हैं तो फिर हम पे एनआरओ लेने का ताना मिलेगा, लेकिन जो आप इसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं मलिक साहब, वो तो जमहूरियत के असास के खिलाफ है। मतलब आपका पीडीएम का प्लेटफॉर्म ये कहता है हम गैर जमहूरी कुव्वतों से बरसरे पैकार हैं। आपका पीडीएम का प्लेटफॉर्म कहता है कि मुक़्तदर इदारों को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, मगर उनको शामिल भी सियासत में आप कर रहे हैं, उनसे डायलॉग करने की बात भी आप कर रहे हैं, मौलाना कर रहे हैं, अब्बासी साहब कर रहे हैं। तो सर फिर आप में और उनमें जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं फर्क क्या रह गया? मैं समझता हूँ कि ये आपका बहुत अहम सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल जो मेरे अपने जाती मेरी राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे बहुत से पार्टी के लोग मुत्तफिक हैं। देखिए, पहली बात ये है कि जब हम ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं तो उस ग्रैंड डायलॉग का ताल्लुक है उस तरीकाकार से जिस तरीके से पाकिस्तान को चलना है। उसमें ये नहीं है कि आप हमारे साथ मिल जाए और इनकी हुकूमत उल्टा दें, बिल्कुल ऐसी कतन कोई बात नहीं, ना हमें इसकी जरूरत है। उसके लिए सड़क के ऊपर आए हुए और हम सड़क के ऊपर हैं और हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामान का रास्ता वजीर आजम ने मसदूद कर दिया। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का रास्ता होता है जिसमें वजीर आजम खुद बैठ कर बात करते हैं, उन्होंने वो रास्ते मसदूद कर दिए। जंग में पाकिस्तान चला गया कश्मीर में और उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेज दिया और ये कहा कि भाई बात ये है कि आप इनसे बात कर लें, मैं तो इन लोगों से बात नहीं करता, ये चोर है। और जब आईनी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में पैदा हो गई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जिनका बराह रास्त असर था कश्मीर पे, तब भी उन्होंने कह दिया कि मैं तो बात नहीं करता, आप बात कर लें। अब आप मुझे बताइए, जरा मुझे समझाइए कि जब पार्लियामान के भी दरवाजे बंद हो गए, जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का भी रास्ता बंद हो गया, तो हमारे पास तो सिर्फ सड़क रह गई, उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ग्रैंड डायलॉग, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि हमें ले आए इनको गिरा दें। उसका ताल्लुक इस बात से है कि बैठ के वंस फॉर ऑल सेटल करें कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। इस मुल्क का एक आइन है, एक कानून है, उसमें ज़ाब्ता लिखा हुआ है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक हम काम करने को तैयार हैं या नहीं। और ये बात एक सिंसेयर होनी चाहिए, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का एक कमीशन बना था जिसने हर चीज पे बात की, सच्चाई पे बात की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का एक वक्फा लेते हैं और हुकूमती तर्जुमान से पूछेंगे कि किस तरह से बंद गली में जाती हुई इस मुल्क की सियासत को निकाला जाएगा। बाबर अवान साहब हमारे साथ होंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत बंद गली में जाती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगने वाला अपोजिशन इत्तेहाद अपने इस्तीफे देने का ऐलान कर चुका। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अपोजिशन अरकान से कहा जा रहा है कि वो अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा करा दें। इस्तीफों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है। चंद अरकान असम्बली अपने कायदीन को इस्तीफे जमा करा भी चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस्तीफों के बाद क्या होगा। अपोजिशन कब से इस्तीफे पेश करेगी? इस्तीफा पेश कर दिए गए तो
हुकूमत क्या करेगी? क्या हुकूमत के लिए इतना बहरान पैदा हो जाएगा कि हुकूमत करना ही मुश्किल हो जाए, सिस्टम पूरी तरह रुक जाए? क्या हुकूमत को वो नुकसान पहुंचेगा जिसकी अपोजिशन को उम्मीद है? आईनी मामलात को समझने वाले सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन कह चुके हैं, अगर इमरान खान के पास 172 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है तो उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। एतजाज एहसन का मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर अपोजिशन इस्तीफे देकर क्या फायदा ले सकती है? और सवाल तो यह भी है कि वो इस्तीफे कब दिए जाएंगे, किसे दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे? आज अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तासुर से यही लगता है कि अपोजिशन खुद इन सवालों के जवाब अभी तलाश नहीं कर पा रही। चमेगोइयाँ होती रही, चमेगोइयाँ भी तहरीक को तक़वियत पहुँचाती हैं। शटर डाउन कब होगा, याजाम हड़ताल कब होगा, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। अपोजिशन अभी तक खुद वाज़े नहीं है कि इस्तीफों के बाद इसकी हिकमत अमली क्या होगी और क्या पीपल्स पार्टी वफाक के साथ साथ सिंध असम्बली से मुस्ताफी होने पर रजामंद हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन इजलास से अंदर की जो खबरें मीडिया पर आई हैं इनके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के कबल अज़ वक्त ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, इंतहाई फैसले पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं, वहाँ हम इत्तेसाद साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। अगर इस्तीफे आ जाते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को पेश भी कर दिए जाते हैं, मंजूर भी हो जाते, यूं कौमी असम्बली में 150 से जायद नशिस्तें खाली हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? क्या जमहूरी अमल रुक जाएगा? क्या कानून साजी रुक जाएगी? माहिरीन आइन और कानून के राय में जब तक ऐवान में 84 अरकान मौजूद हों कानून साजी तब भी की जा सकती, और हुकूमत तो बज़ाहिर अपोजिशन की जानिब से इस्तीफों के ऐलानात पर भी परेशान दिखाई नहीं देती, उल्टा अपोजिशन को उकसा रही है कि वो इस्तीफा दे दे। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? आप दे दीजिए। 8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। Who's stopping you? हुकूमत के बयानात तो यही है कि अपोजिशन बेशक इस्तीफा दे दे, वो ज़िमनी इंतखाबात करा देगी, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात एक काबिल अमल हल है? क्या कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी अपोजिशन 150 से ज़्यादा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आराम से होने देगी? क्या मुस्ताफ़ी अपोजिशन हुकूमत को मफलूज करने की ताकत रखती है? एक मंजरनामा ये भी हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन हो जाए तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें पहले से भी बढ़ जाएं और वो मजीद मजबूत हो जाए। इफ़े निज़ाम हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं तो सिर्फ इस सूरत में कि पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से इस्तीफा दे और यूं सेनेट इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज ही टूट जाए, लेकिन इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को भी होगा क्योंकि इसकी सिंध में हुकूमत है, और अगर 2021 में सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी वही नशिस्तें दोबारा हासिल करेगी जो इसके पास पहले से हैं, तहाँ मुस्ताफी होने की सूरत में यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अपोजिशन फैसलों के मुमकिन सियासी और आईनी हो सकते हैं। पूछेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब से। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहला सवाल यही है एक कानूनी माहिर की हैसियत से कि ये 150 के करीब इस्तीफे क्या असम्बली का बिजनेस रोक देंगे? क्या अगर इसके बाद आप ज़िमनी इलेक्शन में जाते हैं तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? बिस्मिल्लाह, थैंक यू अली। देखिए, आपने जो 3-4 चीज़ें पूछी हैं एक एक करके मैं उनका जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले 2 अच्छे काम आज हुए हैं पाकिस्तान में। अच्छी बातें बताने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दैट। आज एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, वो सियालकोट में गए हुए थे। और दूसरा ये है कि आज सियालकोट की पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं, पूरी बरादरी कह रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑन द फ्लाइट और ये ऊपर जा रही है। ये बहुत अच्छी खबर थी, इसको आप भी शेयर करें। पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में जो भी उम्मीद अफजा बात सामने आती है उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये रिवाज हो गया है कि लोग या आधा मास्क पहनते हैं या लटका के रखते हैं, तो ये पहनना चाहिए। मैंने आपके कैमरा मैन साहब को 8-10 फुट दूर बिठाया हुआ है
और ये मास्क है जो मैंने अभी उतारा है, इस मास्क को पहनिए, इसलिए कि जिसको वैक्सीन नहीं लगती उससे पहले यही इलाज है और परहेज इलाज से भी बेहतर होता है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस्तीफे देंगे। जरा इसको अलग करके देखते हैं। पहले तो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो सबसे इस्तीफे मांग रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें। क्या उन्होंने अभी तक कोई एक इस्तीफा भी असेंबली में दिया है? दूसरी बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी 1985 वाला तजुर्बा दोहराएगी और वो पार्लियामेंट से निकल जाएगी? और 13 साल से जो उनकी गवर्नमेंट है और उनका टोटल अरसा जो उनको 5 दफ़ा मौका मिला, पीछे भी 4 दफ़ा और ये 5 दफ़ा, 9 दफ़ा उनको मौका मिला मुख्तलिफ गवर्नमेंट मरकज़ में और सूबे में, और तकरीबन ये जो उनके बनते हैं साल वो 36 साल बनते हैं जो प्रोविंस में उनको गवर्नमेंट मिली हुई है। जो अगर हम कायदे अवाम का अरसा शामिल कर लें जब उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की थी 58 वाली, अब वहाँ से शुरू करने के बाद आप देखें तो उनका तजुर्बा बड़ा तल्ख है, वो इस नहीं मानेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर सारे इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं? आवाज़ें खुली हैं और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि ये क्रेडिबल बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस्तीफे सारे लोग नहीं देंगे, बल्कि अक्सरियत अगर ये इस्तीफे का फैसला करते हैं तो पार्लियामेंट से वापस नहीं जाना चाहेगी, इसलिए कि उनको मालूम है वो वाला इलेक्शन नहीं है कि 5 साल गुजारने के बाद मौज मेले की सूरत में वो कैंपेन कर रहे थे। अब तो उनको सारी वो हार्डशिप्स जो एक जेन्युइन उम्मीदवार को होती हैं वो दस्तयाब होंगी और वो एट पार इलेक्शन उनको लड़ना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल काम है। अब दूसरा पोर्शन इसका ये था कि क्या असेंबली बंद हो जाएगी? इसका आंसर इज नो। उसका सबब ये है कि असेंबली चलाने के लिए एक वजीर आजम की जरूरत होती है और एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए 172 वोट्स की अक्सरियत चाहिए होती है। हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। अब उसके आईनी रास्ते ये हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं और वो इस्तीफे हो जाते हैं 173 तो फिर असेंबली नहीं चल सकती। ये तो 150 से कम टोटल लोग हैं और उसमें से भी बहुत सारे लोग हमारी जो है इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक बहुत सारे लोग इस्तीफे पे राजी नहीं हैं। फर्ज करें इनके सारे लोग भी चले जाते हैं तो उन सारी सीटों पे आईन ये कहता है जहां कोई इफ द वैकेंसी फेल्स वैकेंट तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाएगा। ये दूसरा पहलू इसका। तीसरा पहलू ये है कि असेंबली चलाने के लिए एक मिनिमम कोरम है। एक दिलचस्प बात शायद इससे पहले नहीं की गई, मैं आपसे कह देता हूं, ये है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी सारे मेंबरान असेंबली किसी इजलास में शरीक हुए हों। ओथ के अलावा, ओथ में भी अक्सर ये होता है 342 एक दिन ओथ नहीं उठाते, कोई ना कोई रह जाता है। तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस्तीफे दें। और फिर आखिरी ऑप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लेके आ सकते हैं हाउस में। ये मैं आईनी जो जराए हैं इक़्तिदार इंतकाल के या तब्दीली के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए भी उन्होंने 173 वोट जाहिर करना है। हम तो जिसके खिलाफ मोशन होती है वो तो जाता ही नहीं है उस दिन, वो कहता है तुम अपने बंदे पूरे करके दिखा दो, इसलिए कि उसने बंदे पूरे करने होते हैं। जो कहता है कि हाउस का कॉन्फिडेंस लीडर ऑफ द हाउस को नहीं रहा तो उनको बंदे पूरे करने होते हैं। जो तरीका है वो ये है। अब आ जाइए आखिरी बात पे जो आपने दिलचस्प बात की कि क्या ये इस्तीफे, देखिए ये इससे बड़ा ड्रामा और क्या हो सकता है और इससे बड़ी शोबाजी और रंगबाजी और क्या हो सकती है कि वो अपने घर में इस्तीफे दे रहे हैं। आईन में लिखा हुआ है कि इस्तीफा, मैं आपको मिसाल भी बताऊंगा, वो भी अभी तक किसी जगह मेरे ख्याल में उसका भी जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख से मैं मिसाल बताता हूं, लेकिन उससे पहले यह है कि जो इस्तीफा है वो स्पीकर के पास लाए करता है, और इस्तीफा अगर आप भेज भी दें, आपको याद है मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले इस्तीफा दिया था, तो मैंने रजा रब्बानी साहब 3 दिन नहीं आ रहे थे कराची से, मैंने उनको फोन करके बुलवाया बाकायदा। मैंने कहा आप तशरीफ लाएं, वो चेयरमैन सेनेट थे, मैंने कहा मेरा इस्तीफा आप आके मंजूर करें, वरना ये 2 दिन बाद लोग कहेंगे ये ड्रामाबाजी हो रही है, इस्तीफा नहीं हो रहा। अब मिसाल वो मौजूद है कि जब PTI ने इस्तीफे दिए थे 2013 की असेंबली में, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए थे, उनमें से एक इस्तीफा मंजूर हुआ था, बाकी कोई इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। इस्तीफे के लिए शर्त यह है कि जो मेंबर है वो रुकने कौमी असेंबली या रुकने सेनेट ऑफ पाकिस्तान वो खुद पेश होगा जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास
और उसके सामने वो कहेगा कि हाँ मैं मुस्ताफी होता हूं, फिर उसका इस्तीफा मंजूर होगा। आपको याद होगा अली कि जावेद हाशमी साहब यहाँ पे मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, मैं कथा कलामी कर रहा हूँ सर। इन्होंने यहाँ पर जो ऐलान किया है ना सर, ऐलान उन्होंने ये किया है कि अभी हम इस्तीफे अपनी कायदीन को देंगे और 31 दिसंबर जो कि डेडलाइन है, 31 दिसंबर के बाद ये जो हमारे कायदीन हैं, पार्लिमानी कायदीन जो होंगे वो जाके जमा करा देंगे। एक बात। और सर दूसरा सवाल, आपने 2 सवालों के जवाब दे दिए, 2 चीजें और रह गई सर। कई ऐसे मामलात होते हैं जहां पर आपको अपोजिशन लीडर से मुशावरत जरूरी होती है, आईनी मामलात, उनका क्या होगा? और जो सेनेट इलेक्शन आगे आने जा रहे हैं सर, अगर उससे पहले अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करने में वहां मुश्किल पेश नहीं आएगी? जरा इसका भी मुख्तसर जवाब दीजिएगा। देखिए, जो पहला मैं बात कर रहा था कि जब जावेद हाशमी साहब ने असेंबली में खड़े होकर स्पीकर के सामने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है फ्लोर के ऊपर, तो उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था। अब ये जिसको कह रहे हैं ना इस्तीफे, वो उन्होंने जमा किसी ट्रंक में रखे हुए हैं या किसी अलमारी में रखे हुए हैं, इसको इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। ये ड्रामेबाजी हो सकती है, शोबाजी हो सकती है, रंगबाजी हो सकती है। इस्तीफा वो होगा जो स्पीकर के पास जाएगा। एक दूसरा ये है कि क्या हाउस कंप्लीट रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। जो इलेक्टरल हाउस है उसमें कितने वोट पड़ते हैं ये शर्त नहीं है। जो शर्त है वो ये है कि कौन कौन से उसके इलेक्टरल कॉलेज के सेनेटर पाकिस्तान के हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। वो 4 असेंबलियां हैं प्रोविंशियल, और 1 कौमी असेंबली है, और फिर सेनेट है जिसके अंदर जाके वो वोट होना है। यानी अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो वो वोट देते हैं, इसमें वो वोट नहीं देंगे। उसमें जो लोग रिटायर होंगे 50% उनका इलेक्शन होगा। अब इनमें से अगर तो सिंध की असेंबली तोड़ दी जाती है तो फिर सिंध की हद तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। देखिए जो उसमें लिखा हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हाँ खवातीन के इंतखाब के लिए और सेनेट के इंतखाब के लिए। ये पूरे पाकिस्तान में से सेनेट का इंतखाब नहीं होता, खवातीन की भी उस सूबे में से इलेक्शन होती है, सूबाई असेंबली के लिए भी और कौमी असेंबली के लिए। और सेनेट में जो आती है हमारी स्पेशल सीटें, जिसमें क्रिश्चियंस के लिए भी सीटें, माइनॉरिटीज के लिए भी सीटें मौजूद हैं। तो ये सारे का सारा निज़ाम अलग-अलग से उसके कंपार्टमेंटलाइज करके उसको रखा गया। आइन ने केटर किया है इस तरह की सूरत हाल को, जिस तरह की इस वक्त धमकी दी जा रही है कि हम कर देंगे। वो एक ही सूरत है, बिल्कुल ठीक, कि जितने मर्जी बाकी गैरहाजिर हों या जितने मर्जी बाकी मौजूद ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्टरल कॉलेज असेंबली पंजाब की मौजूद है, इलेक्टरल कॉलेज मौजूद है, असेंबली केपी और बलूचिस्तान की मौजूद है, इलेक्टरल कॉलेज मौजूद है। सिंध की अगर असेंबली टूट जाती है तो सिंध में इंतखाबात नई असेंबली के आने तक मुलतवी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अवान साहब, अब एक जीरक सियासतदान की हैसियत से मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं। अब पीडीएम ये अवाम को सड़कों पर ला रही है, अवाम सड़कों पर आएंगे सर अगर, और ये इस्तीफे भी फर्ज करें अगर दे देते हैं तो इनके पास खोने को भी कुछ नहीं होगा, तो सर एक केओस की तरफ हम जाएंगे। आपको लगता है सर मौजूदा हुकूमत जो है वो उस केओस जो कि आ सकता है और आने वाला भी है शायद, उसको हैंडल करने की सिचुएशन में है? और अगर ये केओस बढ़ता है सर तो इसका कोई पॉलिटिकल वे आउट नहीं निकल सकता, कोई सियासी हल निकल सकता है इसका? पहले सियासी हल से शुरू कर सकते हैं। वो ये है कि आइन के आर्टिकल 52 में वो हल लिखा हुआ है। वो हल ये कहता है कि जिस दिन असेंबली हल्फ उठाएगी उस हल्फ के दिन से वो अपने टेन्योर जो है वो 5 साल का अरसा वो पूरा करेगी। इस असेंबली ने जिस दिन हल्फ उठाया था, इसके 5 साल के अरसे में उसको सिर्फ एक आदमी है जो तोड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। कोई अदालत असेंबली नहीं तोड़ सकती, कोई इदारा असेंबली नहीं तोड़ सकता। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ये 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से ये इख्तियार दिया गया कि वो असेंबली तोड़ सकते हैं, और वो तोड़ने के लिए जब एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट हैज नो ऑप्शन बट टू से यस असेंबली टूट गई है। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर ये जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं और उसके बाद ये इस्तीफे देते हैं, इस्तीफों पे मैं कह चुका हूं, वो इस्तीफे 1 हो या 100 हो, उन पे इलेक्शन हो सकते हैं। उनमें आइन कहता ही यही है कि जब कोई सीट खाली होगी या सीटें खाली होंगी तो उनके ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। और फिर ये कि केओस, देखिए केओस वहां से शुरू होगा जहां ये क्रेडिबल होगी पीडीएम की मूवमेंट। वो 2 तरह से हो सकती है जब ये अपने नारे के साथ सच्चे साबित होंगे। एक ये कि इसके जो मफरूर पूरे का पूरा टबर मफरूर
मफरूर है इनका, उस मफरूर को वापस लाएं। जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, पाकिस्तान को नए इंतखाब की ज़रूरत है और पाकिस्तान को वो तर्ज हुकूमत चाहिए जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने से पहले और PTI के बरसर इक़्तिदार आने से पहले मौजूद था, वो है नहीं, इसलिए लोग एतबार नहीं करेंगे। दूसरा, इस्तीफ़ा किस चीज़ का? वो कहते हैं हम नेशनल असेंबली से इस्तीफा देंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। वो कहते हैं सेनेट से इस्तीफा देंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। एक ही सूरत मैंने आपको बताई है, वो भी इलेक्शन नहीं रुक सकता। पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन 2013 में 2023 में जाके होगा और वो एक इलेक्शन होगा जो नया हो सकता है, वो असेंबली जो टूटे। और अगर 13 साल इक़्तिदार में रहने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो असेंबली तोड़ने के बाद इलेक्शन दोबारा लड़के आ सकते हैं, तो उनको तोड़नी चाहिए, नहीं करेंगे ऐसा। इसलिए ये सारी एक प्रिजम्पशन है। मैंने आपने सिनारियो दिया बहुत अच्छे तरीके से, मैंने उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा कि वो इस्तीफा देंगे। अच्छा, मसलन अब ये जो बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना जी, 20 दिन तो रह गए, 31 तारीख के बाद भी उन्होंने रास्ता कौन सा चुना है? वो स्पीकर को इस्तीफे नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमारी पार्टी के लीडर जाके इस्तीफा जमा कराएंगे। वो लाई नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा हुआ है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, बाकी सब ने भी देखा हुआ है। तो इस्तीफा देने का मतलब ये है कि वो असेंबली के इस प्रोसेस से बाहर निकलें। सीरियस बातें जो है वो दो हैं। वो कल के एक इजलास में जो लाहौर में था PMLN का, उसमें एक दोस्त ने ये कहा, वो कहने लगे कि जाग पंजाबी जाग, सारे जाग गए और पंजाब, ये यानी किस तरफ ये जा रहे हैं? इन्होंने अपने आप को पहले ही महदूद कर लिया। एक सूबे तक इलेक्शन के नतायज 2018 में लोगों ने देख लिए, बाकी जगह सब जगह इनको मार पड़ी है। अब अगर ये जाग पंजाबी जाग का नारा लगाएंगे तो उसमें से फिर और नारे निकलेंगे, और ये वो नारा है जो नवाज शरीफ साहब पहले भी लगा चुके हैं 90s के इलेक्शन जीतने के लिए। दूसरी जो खतरनाक बात है वो उन्होंने ये कही है कि हम ये निजाम नहीं चलने देंगे। अब जो निजाम है उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिर्फ एक है, उस निजाम का हिस्सा। उस निजाम में जुडिशल अथॉरिटी आती है, उस निजाम में पाकिस्तान की डिफेंस डिस्पेंसेशन आती है और अथॉरिटीज आती हैं। इसलिए जब ये कहते हैं कि हम इमरान नहीं चलने दें, हुकूमत नहीं चलने देंगे, तो और बात है। इन्होंने तो खुल के कहा है और किसी ने 24 घंटे गुजर गए अली, किसी ने तरदीद भी नहीं की। तो इसलिए ये निजाम के खिलाफ है जो पाकिस्तान में आईनी निजाम है, और उसकी वजह यही हो सकती है कि वो कोई मावराए आईन कोई चीज सोच रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाबू रावान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत बनाने के बाद बहुत सी इदारा जाती इस्लाहात के वादा किए। कुछ इस्लाहात पर काम शुरू ही नहीं किया गया, कुछ पर काम शुरू करने के बाद छोड़ दिया गया, और कुछ इस्लाहात ऐसी हैं जो अभी हाल ही में मुतारिफ कराई गई हैं और इन पर काम अभी शुरू होना है। इसमें से सबसे अहम है सिविल सर्वेंट्स के लिए इस्लाहात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब करप्शन करने वाले अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। हम नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी हम आगे जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में एक नई तर्ज का बल्दियाती निज़ाम लाने का भी ऐलान किया है। इस निज़ाम के राइज होने के बाद शहरी हुकूमत को भी सूबों की तरह खुद मुख्तारी मिलेगी। जो अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। जिस तरह की एक सूबे की गवर्नमेंट बनती है, शहरों की गवर्नमेंट बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाना चाहते हैं और सेनेट इलेक्शन के लिए खुफिया राय शुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड का तरीका कार राइज करना चाहते हैं। हमने रिफॉर्म्स किए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हकीकत से भी फिक्रमंद रहते हैं कि शहर बेहंगम तरीके से बढ़ रहे हैं, ज़रूरी ज़मीनें इसकी लपेट में आ रही हैं, इससे अनाज की किल्लत पैदा हो सकती है। इसी वजह से अब वो लाहौर और कराची के करीब 2 नए शहर तामीर करने का मंसूबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी अस्पतालों में भी रिफॉर्म्स का दावा कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में पेशावर के अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। तहकीकात से मालूम हुआ कि अस्पताल में ज़ाब्तों की कई खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी और कोई देखने पूछने वाला नहीं था। हम
इस मुल्क के सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे और इंशाल्लाह वो सजा और जजा का निजाम लेके आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी टेलीविजन में भी इस्लाहात लाने के ख्वाहिशमंद रहे। पीटीवी को भी बीबीसी की तर्ज पर एक खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहते थे। जब हाल ही में तैनात किए गए चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी ने कहा कि वो अपोजिशन को पीटीवी पर वक्त नहीं देंगे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के सरकारी इदारों के लिए भी एक रिफॉर्म मॉडल लाना चाहते हैं। वैसे वो समझते थे कि रियासत के ज़ेरे मलकियत इदारों में आज़ाद बोर्ड ऑफ गवर्नर लाया जाए, बेहतरीन सलाहियत रखने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगाए जाएं। फिर इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाई गई, जो रियासत की ज़ेरे मलकियत कंपनीज की होल्डिंग कंपनी थी। इस कंपनी के तहत रियासती कंपनीज का खसारा दूर किया जाना था, लेकिन फिर 3 मई को रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर छपी कि कंपनी का काम रुका हुआ है और इसके ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके हैं। सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई, दे जस्ट हैड पिछले संडे को। वज़ीर आज़म इमरान खान की ये पॉलिसी भी थी कि स्टील मिल और PIA जैसे इदारों में मैनेजमेंट ठीक करके इन्हें मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। ताहम अब स्टील मिल्स की निजकारी का ऐलान करके इसके 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। प्रोग्राम बताऊंगा कि यही मुल्क हम कैसे उठाएंगे, ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे, मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एहतसाब के निज़ाम में भी इस्लाहात लाना चाहते थे। एहतसाब के कवानीन में अपोजिशन की तजवीज़ करदा तरामीम को NRO मांगने की कोशिश कहकर रद्द कर दिया गया, लेकिन एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को नैब से महफूज कर दिया गया। आप सबको ये सुन के खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकला ही है। हमने ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करें। पाकिस्तान में कारोबारी तबका एक मुद्दत से शिकवा करता है, सहूलियात मांगता है, दीगर मामलात में हुकूमत से रिलीफ मांगते हैं, अक्सर शिकायत करता हुआ नजर आता है। इसमें कोई मजायका नहीं, मगर पाकिस्तान में एक ऐसा भी शहर है जहां की कारोबारी बिरादरी न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल है बल्कि हैरत अंगेज भी है। और ये कारोबारी बिरादरी कमाती है तो शहर पर लगाती भी है। लोग शिकवा करते हैं कि ताजिर बिरादरी शिकवे दूर करती है, बच्चों की तालीम के लिए मदद फराहम करती है, छोटे कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे फराहम करती है, एयरपोर्ट अपना बनाकर चला रही है, ड्राई पोर्ट बनाकर अपना चला रही है, सड़कों की तामीर में किरदार अदा करती है। इसी कारोबारी बिरादरी ने एक और मोजज़ा दिखा दिया। अब अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए एयरलाइन भी बना ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान सियालकोट में इसी एयरलाइन का इफ्तिताह करने पहुंचे। एयरसेल सियालकोट की कारोबारी बिरादरी ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया। इसके लिए किसी किस्म की हुकूमती इमदाद नहीं ली गई। नाज़रीन, एयरसेल इब्तदाई तौर पर 3 एयर बसेस पर मुहित एक फ्लीट है जिसमें A320 फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर देगी। साल नौ के मौका पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और ये मुख्तलिफ मरहलों में पहले मरहले में 5 शहरों यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और पेशावर के दरमियान फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है नाज़रीन, इससे कबल सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी सियालकोट में अपनी मदद आपके तहत बनने वाला जनूबी एशिया का पहला एयरपोर्ट चला रही है, जो न सिर्फ सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी के लिए मददगार है बल्कि आम आवाम भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सियालकोट में ड्राई पोर्ट का कयाम भी जो है वो तकरीबन बहुत पहले अमल में आ चुका था। 52 एक्सपोर्टर्स और कारोबारी अफराद की काविशों का नतीजा है जो निजी शोबा की जानिब से कायम किया गया एशिया का पहला ड्राई पोर्ट है। इस ड्राई पोर्ट का बुनियादी मकसद
बरामद कुनंदगान और दरामद कुनंदगान को सियालकोट में कस्टम क्लियरेंस की सहूलियात फराहम करना था। यही नहीं, सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स सियालकोट बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर भी बना चुकी है, जिसकी लागत का तखमीना तकरीबन 342 मिलियन लगाया गया था, जिसमें से 170 मिलियन की जमीन और 20 मिलियन की रकम सियालकोट की ताजर बिरादरी की जानिब से फराहम की गई। सियालकोट सिटी पैकेज भी शहर की तरक्की के लिए बेमिसाल इकदाम है। 1999 में सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स और ताजर तंजीमों ने अपनी बरामदात का 25% सियालकोट के तामीरी ढांचे के लिए वक्फ किया था। पहले मरहले में 210 मिलियन रुपयों की रकम इकट्ठी की गई। इसी स्कीम के तहत सियालकोट में कश्मीर रोड, डिफेंस रोड, शहाबपुरा रोड समेत मुतादिद सड़कों की तामीर मुमकिन हो पाई। बात यहाँ तक नहीं रुकती नाज़रीन, सियालकोट में ही 238 एकड़ पर मुहित सियालकोट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कयाम अमल में लाया गया। इस पर 184 मिलियन रुपए लागत आई और सारा पैसा निजी कारोबारी बिरादरी ने फराहम किया। आगे बढ़ते हैं, सियालकोट और गिरदोनवा में मौजूद जो मुख्तलिफ टेनरीज है, यानी टेनरियों से पैदा होने वाले माहौलियाती आलूदगी के खतरे से निपटने के लिए चैम्बर ने 384 एकड़ पर मुहित सियालकोट टेनरी जोन का मंसूबा शुरू किया था। जमीन के हसूल के लिए 25% रकम सियालकोट टेनरी एसोसिएशन की जानिब से फराहम की गई। सियालकोट में सीरत स्टडी सेंटर का कयाम भी सियालकोट की कारोबारी बिरादरी की ही काविशों का नतीजा है। ये सब कैसे मुमकिन होता है, इसी पर बात करेंगे सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब कैसर बरेरा साहब से। बरेरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाद एयरलाइन, मुझे बताइएगा एयरलाइन का इंतजाम किस तरह मैनेज होगा, इसकी मैनेजमेंटशिप किसके पास होगी, कौन चलाएगा इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर सियाल की जी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसका बना हुआ है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एक तरफ और उसके चेयरमैन फजल जिलानी साहब हैं, मैं उसका सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ और वाइस चेयरमैन उमर मीर साहब हैं। और इसका ऑपरेशनल पार्ट है जिसमें हमारे सीईओ मियां अमीन हसन साहब हैं और नीचे उसके हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं तारिक अमीन साहब। और इस तरह एक स्ट्रक्चर है इसका। फिर उसके नीचे एचओडीज हैं, जैसे डायरेक्टर इंजीनियर्स हैं, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, डायरेक्टर कमर्शियल्स हैं और इसी तरह जो है ना पैसेंजर सर्विसेज के लिए हमारे मैनेजर एयरपोर्ट सर्विसेज हैं और नीचे उसके पूरे हर एयरपोर्ट के ऊपर मैनेजर्स हैं जो एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग है और एयरपोर्ट की दूसरी सर्विसेज हैं। अच्छा, ये बताइएगा बरियार साहब कि आपने पहले भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, मतलब सियालकोट वालों ने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया, वहां की बिजनेस कम्युनिटी ने सड़कें खुद बना लेते हैं, ड्राईपोर्ट आपने खुद बनाया, तो इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर जो फाइनेंसिंग है वो किस तरह इकट्ठी करते हैं आप? देखें जी, ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, हमारा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी, सबसे पहले तो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी में इत्तेहाद और यकजहती है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त, ये एक फोकल पॉइंट है सारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर होते हैं और उनमें से कोई आइडिया एक क्लिक करता है तो फिर हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन करते बड़े प्रोफेशनल तरीके से हैं। जो भी काम हमने शुरू किया, जैसे सबसे पहले हमें ज़रूरत थी, आइडिया तो ऐसे आता है कि जिस चीज़ की शहर को ज़रूरत है वो हम करना चाहते हैं और हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है, तो हम वो काम अपनी मदद आपके तहत कर लेते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि हमारे शहर में वो सर्विस आ जाती है और दूसरा ये है कि हमें उसमें से प्रॉफिट भी आता है। तो ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। जैसे सबसे पहले हमने ड्राईपोर्ट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का कामयाब तरीन ड्राईपोर्ट है, उस पर ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसके बाद हमने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। अब सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरह ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि जिस पे सबसे पहले तो हमें सहूलत है कि जी हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अब अपने शहर से कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल भी है। सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर हर साल प्रॉफिट कमाता है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देता है। और उसके अलावा पिछले साल हमने 80 करोड़ रुपया सियालकोट एयरपोर्ट से गवर्नमेंट को टैक्स दिए हैं। ये सियालकोट एयरपोर्ट इस वक्त
टैक्स देने वाली सबसे बड़ी कंपनी सियालकोट में बन गई है और मेरा ख्याल है कि ये पूरे रीजन में बन गई है। तो ये उसी तरह हमने एयरसेल का प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया तो चूंकि हमारे पास एक मॉडल है जो कि सक्सेसफुल मॉडल है, देखें ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम उस दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये है कि या कोई बहुत बड़ा सरमायादार आए और वो अपना प्रोजेक्ट लगा ले। दूसरा ये है कि चूंकि हम SME सेक्टर से हैं और हमारा इससे रिस्क भी कम हो जाता है। हम लोगों को बुलाते हैं 100-200 जितने डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं उसकी टोटल एक फीस मुकर्रर कर देते हैं। जैसे जो एयरपोर्ट था उसके लिए 50 लाख थी, एयरसेल के लिए 1 करोड़ थी। तो जो बंदा 1 करोड़ इन्वेस्ट करे एयरसेल में उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लेते हैं और उसको उतने के शेयर्स मिल जाते हैं। और बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो 1 करोड़ नहीं दे सकते तो वो सिंपली शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और प्रॉफिट उसी तरह उनको मिलता है जिस तरह के डायरेक्टर्स को मिलता है। तो ये लोग एक किस्म की ऑनर फील करते हैं कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं। बाकी हमारे अपने अपने बिजनेसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके अपने अलग बिजनेसेस हैं। तो इससे आपका रिस्क बहुत, इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत कम हो जाता है कि खुदा न खास्ता प्रोजेक्ट को कुछ होता है तो आपका 1 करोड़ पे ही जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो इसलिए कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये सियालकोट में ये मॉडल कामयाब है और मेरा ख्याल है कि अगर दूसरे शहरों में भी पाकिस्तान के इस तरह के मॉडल्स किए जाएं तो हमारी जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है वो। अच्छा, इसमें वैसे कोई शय कि वाकई ये बड़ा कामयाब मॉडल है, तो अब तक इस तरह के और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बरियार साहब जो आप बना चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं और वो प्रॉफिटेबल चल रहे हैं? देखिए 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स हमने मुकम्मल किए हैं। एक है CSR के प्रोजेक्ट्स जो कम्युनिटी के लिए हमने किए हैं, जो चैरिटी वर्क्स हैं, और एक है बिजनेस वेंचर्स। कम्युनिटी वर्क्स में सबसे पहले ये आइडिया आया कि जो 1990 की दहाई में सियालकोट की सड़कों की हालत बहुत बुरी थी, तो गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं थे, हम इधर उधर टकरे मारते फिरते थे जी हमें पैसे दिए जाएं ताकि सियालकोट की सड़कें बन सकें और सीवरेज का निज़ाम थोड़ा बेहतर हो। जब हमें कुछ नहीं मिला तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हमारी एक्सपोर्ट के लिहाज से हम अपने ऊपर एक टैक्स इम्पोज कर लेते हैं जिसे सेल्फ टैक्स कहा जाता है, और जैसे गवर्नमेंट टैक्स काटती है इसी तरह हम अपने आप को टैक्स लगाते हैं और वो एक अकाउंट में चला जाता है और वो इतनी रकम इकट्ठी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी शहर की सड़कें बन गई। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने खुद कफालत रोज़गार का एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें हम सब ने डोनेशंस दिए हुए हैं, वो पैसा इकट्ठा हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है। शहर के बेरोज़गार नौजवान और दूसरे लोग, औरतें मर्द सारे आते हैं हमारे पास, हम उनको लोन देते हैं बिला सूद और वो उससे अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं और उसको वो रिटर्न कर देते हैं। इस तरह बिल्कुल ठीक है। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।